हाय एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखिए एक कुछ इंपॉर्टेंट कोट है। ओके, तो सबसे पहले हम कोट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। देखिए दोस्तों, एक जीवन है, अगर इसमें आप बहुत सारे प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, तो उसमें आपको हमेशा सफलता नहीं मिलती है। उसमें एक चीज़ छुपा रहता है, वो है हार। तो इस हार से आपको सबक लेना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इसीलिए बोला गया है कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, ना कि यह आपकी असफलता का कारण बनता है। ओके, तो यहाँ देखिए एक बहुत ज़्यादा एक न्यूज अभी चल रहा है, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाएंगे क्राइम अलर्ट में। ठीक है, ये अब एक श्रद्धा नाम की लड़की थी और एक लड़का था आफ्ताब। तो इनका अभी न्यूज है कि ये जो आरोपी सिद्ध हुआ है आफ्ताब, इसने इस लड़की का बेरहमी से हत्या कर दी है, क्योंकि ये दोनों पहले एक दूसरे से लव करते थे और फिर जो लव है ना, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो देखिए इसमें पूरा मामला ये है कि ये दोनों लिव इन रिलेशन में थे, लेकिन जब इन लोग का एक दूसरे से जब मिसबिहेव होने लगा, ठीक है, तो इनका जो प्यार है इस नतीजे में पहुंचा कि आज इस हालात में है। ठीक है, जो श्रद्धा नाम की लड़की थी, मुंबई की थी। ठीक है, और दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली में एक रूम में रहते थे। ओके, तो आफ्ताब क्या किया, उसका हत्या कर दिया। सबसे पहले तो उसका गला दबा दिया। गला में दबाने के बाद जो उसका लाश है, उसका लाश को छुपाने के लिए एक फ्रिज खरीद के लाया और फ्रिज में उसका जो बॉडी का है उसको 35 टुकड़े कर दिया। उसको 35 टुकड़े को फिर वो जो फ्रिज था वो उसमें रखने लगा। और जब रात होता था तो रात में वो उस बॉडी पार्ट्स को जो छतरपुर के जो फॉरेस्ट है दिल्ली से लगा हुआ, वहाँ जाकर ये फेंकता था। ठीक है, ये बहुत दुखद घटना है। तो देखिए इस तरह का कांड नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए कि ऐसे बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे न्यूज। ठीक है, जिसमें आपको कुछ सीख मिलना चाहिए कि आप अगर ये सब में रहते हैं तो दूर हटिए। ठीक है, और ऐसा कोई आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है तो कोशिश कीजिए कि ये सब मामला में हट कर रहे। ये बहुत दुख भरा समाचार है। ठीक है, क्योंकि आज दिन आपने देखते होंगे कि जो गर्ल्स होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार देखने को मिलता है। और जो हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें एक अलग मैसेज आता है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं ना, वो सुधर नहीं रहे हैं। एक तो वर्ष आपने देखे होंगे कि गवर्नमेंट लिव इन रिलेशन का जो सर्टिफिकेट तो देती नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो संविधान के अनुसार से जो दोनों जो युवक हैं, ठीक है, वो रह सकते हैं, अपने माँ बाप के खिलाफ जा सकते हैं अगर उन लोगों को पसंद है तो। लेकिन जो इसका जो नतीजा सामने निकल कर आया है, ये हैरान करने वाला है। तो ऐसे युवक का फिर ऐसे उन लोग का जो रिश्ते का क्या मतलब, जो इस नतीजे तक पहुंचता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा आप ना करें और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनसे कुछ सीख और सबक लें और आगे बढ़ें। तो चलिए हम इसमें यार डिस्कस नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखे होंगे कि अभी जो इंडियन इकोनॉमी है तो यहाँ पर डेफिसिट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट मतलब कि जब आप किसी एक देश से आप ट्रेड करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपका एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो डेफिसिट कहलाता है। ठीक है, जो डेफिसिट है अभी हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पास ये या फिर इस ये जो स्लाइड है आप यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए भारत का जो एक्सपोर्ट रहा 2021 में अक्टूबर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 30.5.73 था। ठीक है, बिलियंस में, बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो लेकिन अब इसका जो एक्सपोर्ट है इस साल 2022 में 29.78 हो गया है,
या फिर 29.78 हो गया है। ओके, तो इसी तरह भारत का जो इम्पोर्ट है वो पहले अक्टूबर 2021 में था 53.64 बिलियन डॉलर था। इसके बाद 2022 में आप देखोगे तो इसका जो इम्पोर्ट है 56.69% हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अभी है इसका जो डेफिसिट देखने को मिला है 17.91। ठीक है, 2021 या फिर अक्टूबर 2021 में था। इसके बाद आप 2022 में देखोगे इसका डेफिसिट तो 26.21 है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो श्रिंक हो गया है 16.7%। ठीक है, तो इसका इंपोर्ट तो देखिए बढ़ा है भारत का, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा घट रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट का कुछ स्टेप उठाना चाहिए ताकि जो हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो अच्छा से चल सके। ठीक है, इकोनॉमी बेहतर कैसे होगा इस पर गवर्नमेंट बहुत सारा काम तो कर रही है, लेकिन बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा 26.91 बिलियन लास्ट मंथ देखने को मिला 2021 में। ठीक है, एक्सपोर्ट श्रिंक कर गया है 16.7% का, जो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। ओके, तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्यात पर दिखने लगा वैश्विक मंदी का असर। तो सही बात है कि वैश्विक मंदी का जो असर है वो अभी दिख रहा है। अब जैसे कि बताया पिछले स्लाइड में कि 16 या फिर 16.64% की गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, अप्रैल से अक्टूबर में आप देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, है ना। तो इस दौरान देखिए अप्रैल से अक्टूबर के दौरान निर्यात में देखिए 12.38% बढ़ा है इसका निर्यात, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ साथ जो इंडियन इकोनॉमी है असर कर रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ देख लीजिए वैश्विक मंदी का असर भारतीय निर्यात पर देखने को मिला है। वाणिज्य और जो उद्योग मंत्रालय के मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्टूबर में वस्तु निर्यात जो होता है, वस्तु को निर्यात करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात, इंपोर्ट मीन्स आयात होता है। ओके, तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में निर्यात का है 29.78 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 16.64% कम है। और पिछले साल आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में 35.73 अरब डॉलर का निर्यात रहा था। और अक्टूबर में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को छोड़कर अन्य जो सभी रोजगारपरक सेक्टर थे उनमें निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि चालू वित्त वर्ष जो 22-23 के अप्रैल अक्टूबर में होने वाला जो निर्यात था अब भी पिछले वर्ष के समान अवधि में 12.55% अधिक है। अक्टूबर में निर्यात भले ही कम रही हो, लेकिन जो आयात ने पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 5.70% की बढ़ोतरी रही है। इसकी मुख्य वजह है घरेलू जो खपत है, कंजप्शन है, उसमें बढ़ रही है। अक्टूबर में 53.63 अरब डॉलर का जो आयात किया गया है। दूसरी निर्यात में 25% से अधिक की बढ़ोतरी रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है पूरी तरह से इसमें डाइवर्स देखने को मिलता है। ओके, तो हम लोगों को चाहिए कि हमारा जो देश है उसको चाहिए कि जो इंपोर्ट हो रहा है या फिर जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें ज़्यादा डेफिसिट ना रहे, क्योंकि इससे जो हमारी इकोनॉमी है उस पर असर पड़ता है। और होता क्या है, तो जैसे कि हमारा जो इकोनॉमी है, जैसे कि इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे देशों से अधिक सामान ले रहे हैं, तो हम इसमें क्या है कुछ अपना जो सामान है या फिर उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, सपोज कीजिए हम कोई भी वस्तु है जो हम चाइना से खरीदते हैं या फिर यूएस से खरीदते हैं। ठीक है, आप तो जैसे जान ही रहे हैं कि जो भारत जो है कि ऑयल वगैरह हो गया, फिर क्रूड ऑयल हो गया, या बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम हैं दूसरे देशों से खरीदते हैं। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उसके बदले में एक्सपोर्ट क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट वही करते हैं जैसे वीट हो गया, चावल हो गया, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे देशों को। और कुछ भारत के पास क्या है एक्सपोर्ट करने के लिए कि जो दूसरे देशों के पास पहुँचे। तो इसमें गवर्नमेंट के विशेष तरफ से ध्यान देना चाहिए, और जो आरबीआई है या फिर जो गवर्नमेंट है जो उसके जो पॉलिसीज़ है उन पर काम करने का ज़रूरत है। ठीक है, ताकि जो हमारा इकोनॉमी है उसको अच्छे से बेहतर कर सके। एक और न्यूज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, अभी जो भारत है वो रूस के साथ अभी एक ट्रेड करने वाला है, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूज आपको देखने को मिलेगा कि रूस के साथ जल्द ही जो भारत है वो रुपए में ट्रेड करने वाला है और रुपए से व्यापार होने वाला है। ठीक है, रिजर्व बैंक ने इसकी जो इजाज़त है या फिर परमिशन है दे दी है। और इसको क्या बोला जाता है,
देखिए इसमें 9 विशेष बोस्ट्रो खाते जो भारतीय बैंक में खोले दिए गए हैं, ठीक है। रूस के जिन बैंकों के बोस्ट्रो अकाउंट भारत में खोले गए हैं उनमें मुख्य रूप से स्वर बैंक और जो बीटीबी बैंक के साथ गाजापुरम बैंक शामिल है, ठीक है। भारत की यूको बैंक और जो इंडसिंड बैंक में बिस्ट्रो खाते खोले गए हैं। दोनों देशों के बीच रुपए में आयात और निर्यात होगा, ठीक है। और इसके लिए बोस्ट्रो खाते खोले जाते हैं। जब एक देश और दूसरे देश में अगर हम निर्यात या फिर आयात करते हैं तो जैसे कि रुपीस में करना है तो बोस्ट्रो बैंक खाता खोलना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वाणिज्य सचिव है सुनील बर्थमाल ने बताया कि जल्द ही रुपए में जो ट्रेड होने वाला है इंडिया और रशिया के साथ वो जल्द ही चालू होने वाला है। लेकिन इसके लिए दोनों देशों के बीच जो व्यापार संतुलन है या फिर ट्रेड बैलेंस है उसकी जो संभावना है अभी उसकी ज़रूरत होगी। ओके, तो ये अच्छी बात है कि हमारा जो देश है अभी रूसिया के साथ अभी जो व्यापार होगा वो रुपीस में होगा, ओके, न कि डॉलर में हो गया। तो एक यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूज और दे सकते हैं कि अभी जो G20 देशों में अभी 2023 तक शीर्ष पर रहेगी भारत की विकास दर, ठीक है। तो कैसे विकास दर रहेगी इसका, देखिए बहुत सारे जो अभी कंट्रीज़ हैं वो अपने G20 में अभी सम्मेलन में गए हुए हैं। कहाँ? इंडोनेशिया के बाली में, जिसमें से हमारा जो भारत है जो इसका इकोनॉमी है उसकी जो विकास दर आप यहाँ पर देखेंगे मिलेगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगा कि जो विकास दर है अन्य देशों का वो सिर्फ 1.3% रहेगी, ठीक है। और जबकि जो यह विकास दर 2.1% रहने का अनुमान है किसके लिए? भारत के लिए। तो ये अच्छी बात है। 2022 में G20 देशों की जो विकास दर है 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आप यहाँ पास देख सकते हैं अच्छे से, ओके। ये जो कटआउट है एक न्यूज़पेपर का। 2023 में अमेरिका और यूरोप की जो विकास दर में मुख्य रूप से कमी अभी आएगी और 2024 में वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में मामूली तेजी अभी आने का संभावना है। लेकिन विकास दर 2.2% रहने का अनुमान है। जो G20 देशों में शामिल देशों में मुख्य रूप से अमेरिका, चीन, जापान जैसी इकोनॉमी की विकास दर में कमी देखी जा रही है। जबकि भारत व ब्राज़ील की जो विकास दर है वो इससे अधिक प्रभावित नहीं हो रही है। अभी जो विकास दर है भारत में, भारत का जो अभी ये जो रेटिंग किया है कि विकास दर कैसे चल रहा है, तो इसका जो रिपोर्ट है ये मूडीज़ के द्वारा है। एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, ठीक है। मूडीज़ क्या है कि रेटिंग एजेंसी है जो इसके लिए एस्टिमेट किया है कि जो डेवलपमेंट रेट है वो क्या होना चाहिए। जिसमें आप देख सकते हैं जो भारत की विकास दर 2022 में 7% थी और 2023 में है 4.8%, ठीक है। और 2024 में 6.4% की इसमें अनुमान लगाया गया है, ओके। तो एक अच्छी खबर है भारत के लिए। लेकिन इसमें देखिए हम इसके इस या फिर रेटिंग के अनुसार से काम नहीं करेगा इंडिया तभी अच्छा है, क्योंकि उसको जो इकोनॉमी है जो इसका जो पॉलिसी है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक बार इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जो जो भारत की जो इकोनॉमी है उसका भी भारत की जो विकास दर है कितना प्रतिशत है ना। लेकिन जो रेटिंग एजेंसी है किनके द्वारा किया गया है, अनुमान लगाया गया है मूडीज़ के द्वारा, ठीक है। मूडीज़ से एक रेटिंग एजेंसी है जिसके मुताबिक भारत की जो विकास दर है 2022 में 7%, 2023 में 4.8% रहेगी, ठीक है। और 2024 में 6.4% रहेगी। जो G20 देश हैं उनसे अधिक रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो G20 या फिर G20 जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो विकास दर है वो अभी 2.1% का अनुमान लगाया गया उन पर। तो ठीक है, ये इकोनॉमी वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस वही उसी के बारे में है ये वाला जो। तो यहाँ देखिए एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो अभी वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो अभी 8 बिलियन पहुँच गया है। तो 8 बिलियन इसका जो पॉपुलेशन है दुनिया का पहुंच गया है। तो एक बहुत ज़्यादा खतरे घंटी है। आप देख सकते हैं कि इतना सारा जो पॉपुलेशन है तो इसके लिए बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए ताकि पॉपुलेशन जो है उसको स्थिर रहने की ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर पॉपुलेशन स्थिर नहीं रहेगा तो बहुत सारे देशों को या बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगा।
तो आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से अभी पॉपुलेशन बढ़ा है, लेकिन अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है थोड़ा धीमी थी। ओके, यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट है बता रहा है कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है अभी उसमें स्थिरता या फिर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत ने पॉपुलेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, इस फोकस में आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसमें स्थिरता देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो फैमिली प्लानिंग है या फिर जो कंट्रासेप्शन है उसका यूजेस से है, या फिर और सारे जो फैमिली वेलफेयर या फिर जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज से है, या फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, इस तरह जो फैमिली प्लानिंग स्कीम पर उससे ज़्यादा इंडिया का जो पॉपुलेशन है कंट्रोल हुआ है। ओके, आप जान सकते हैं कि इसमें भारत एक बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन का देश है। ठीक है, जिसमें से आप जान सकते हैं कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन भारत का बहुत से ज़्यादा है। ठीक है, भारत में फर्टिलिटी रेट है उसका भी कम हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पास आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, कौन? इंडिया। आप यहाँ पास फर्टिलिटी रेट देखोगे 2019 और 21 में अक्रॉस स्टेट जो भारत का स्टेट है अभी यूनियन टेरिटरी उसमें है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो भारत का जो फर्टिलिटी रेट आप देख सकते हैं कौन कौन सा स्टेट का कितना कितना रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बिहार हो गया, मेघालय हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है 2.1% है। और इसी तरह एमपी, राजस्थान, असम, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, या फिर दादरा नगर हवेली, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना में 2.1 एंड 1.7 के बीच रहा है। ठीक है, इसका फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पास आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में कितना रहा है, 1.7 से लेकर 1.4 तक रहा है। और सबसे कम जो फर्टिलिटी रेट है आप यहाँ पर देख पाएंगे कि चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लक्षद्वीप है, और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, गोवा है, और लद्दाख और सिक्किम है। ठीक है, तो आप यहाँ पास आप देख सकते हैं ये जो सोर्स है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है, उसी के अनुसार ये जो स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन के जो डाटा यहाँ पास शो हो रहा है। ओके, तो एक बार आप नेशनल फैमिली हेल्थ को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसकी वेबसाइट में जाकर, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे काम कर रही है। तो ये सब कैसे हो पाया है? ये सब इसीलिए हो पाया है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नेशनल जो फैमिली स्कीम है या फिर जो फैमिली प्लानिंग स्कीम है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर या फिर प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें क्लाइमेट के बारे में बात चल रहा है। अभी जैसे पता है कि अभी जो मिस्र में चल रहा है का, अभी वहाँ पास चल रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में एक मीटिंग चल रहा है जिसे बोलते हैं COP27। ठीक है, तो अभी इजिप्ट में है, जैसे भी वहाँ पास अभी एंड होगा तो इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।